सीबीएसई बोर्ड कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का एक बार मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग आदरणीय रामनरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित पथिक नाम की कविता पर चर्चा करेंगे। आपका जो तीसरा पाठ काव्यखंड का शुरू हो रहा है वह है पथिक। रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित इस सुंदर कविता को, मनोहर कविता को पढ़ने से पहले एक बार हम लोग रामनरेश त्रिपाठी जी का परिचय प्राप्त कर लें। ध्यान दीजिए, पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म सन 1881 ईस्वी में हुआ। उत्तर प्रदेश में ही जौनपुर नाम का एक जिला है। जौनपुर में एक गांव है कोयरीपुर। कोयरीपुर में रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म हुआ है। पढ़ाई लिखाई उनकी अच्छी रही और फिर चूंकि सीबीएसई में जीवन परिचय से संबंधित कोई प्रश्न होते नहीं, इसलिए हम लोग संक्षिप्त परिचय ही रखें। इन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा की है। खड़ी बोली हिंदी जो छायावादी युग के पहले थे, प्रचलित थी, उस हिंदी भाषा में इन्होंने काव्य रचनाएं की है। इनकी एक कविता देश प्रेम के नाम से है, जो यूपी बोर्ड कक्षा 10 में पढ़ाई जाती है। आप कभी पढ़ करके देखिए, आपके घर में या आपके आस पड़ोस में कोई पढ़ने वाले यूपी बोर्ड से आप उनकी 10वीं की किताब लिख करके देख सकते हैं। बहुत ही मनोहर कविता है। ठीक है, लिखते हैं अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है, प्रत्यक्ष दिवाकर अपने महापुरुषों का ध्यान करते हैं। फिर भी इन्होंने उसी में लिखा है कि हिमवासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, और कुछ ऐसे ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर। फिर कहते हैं, मुझे पूरी पंक्तियां सही से याद नहीं आ रही हैं, मैंने पढ़ा है हाई स्कूल में, कि ये जो हमारी धरती है, ठीक है, ये स्वर्ग के समान है। कहते हैं, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सकल सुखद विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। हे भाई, तुम तो स्वर्ग के सुखों के समान समस्त साधनों से संपन्न भरपूर इस स्वर्ग के जैसे सुंदर धरती भारतवर्ष में आकर जन्म लिए हो। सकल सुखद विभवों की आकर धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। वास्तविकता है, इस धरती पर जन्म लेने वाले धन्य है, श्रेष्ठ है, उनके समान दुनिया में कोई नहीं। कहते हैं, तन रहते कैसे तज दोगे उसको, हे वीरों के वंशज, हे वीर महापुरुषों के वंशज भारतीय लोगों, तुम क्या अपने देश की भूमि का परित्याग कर सकते हो? कदापि। देश प्रेम को पढ़ेंगे कभी जब मन होगा, आप लोगों का पढ़ते रहिएगा। आज तो हम लोग बस इनका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। बस इतना जानते हैं कि 1881 में जौनपुर जिले के कोयरीपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने हिंदी साहित्य की जो सेवा की, इनके कुछ प्रमुख काव्य संग्रह देखिए, मेलन, पथिक और मानसी। ये मानसी इनका एक काव्य संग्रह है। मेलन और पथिक जो है ये खंड काव्य है, कविताएं हैं इनकी खंड काव्य, कुछ प्रकरणों पर लिखी गई। इन्होंने एक और काव्य संग्रह लिखा है जिसमें बहुत सी कविताएं, काव्य संग्रह का मतलब जिसमें कई कविताओं का संग्रह हो इकट्ठा किया गया, वो है कविता कौमुदी। इसके बाद इन्होंने बच्चों के लिए एक पत्रिका निकाली थी, जैसे आपकी वो पढ़ते हैं एक कोई चुनमुन करके आती है, छोटे छोटे बच्चों की कहानियां उठाएं, मैंने पढ़ी नहीं है, सुना है। बहुत सी पत्रिकाएं आती हैं बच्चों के लिए, जिनको आज के समय में हम कॉमिक्स कह सकते हैं, चित्रकथा। ऐसे ही इनकी एक वानर नाम की कथा आई थी। वानर नाम की इन्होंने एक चित्रकथा, एक पत्रिका का संपादन किया, बाल पत्रिका थी जो बच्चों के लिए थी। इसके बाद सन 1962 ईस्वी में त्रिपाठी जी का देहावसान हो, मृत्यु हो गई थी। तो आज हम लोग इनकी पथिक कविता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक यात्री है जो घर से तो निकला है, जाकर के कहीं सागर के किनारे पर खड़ा हुआ है, समुद्र के तट पर। वहां सुबह की सुंदरता को देखता है। ठीक है, सुबह जब सूरज निकलता है तो यात्री उस सौंदर्य को देखता है, उसकी कल्पना करता है कैसा दिख रहा है। एक हल्के से छोटे से चित्र के माध्यम से मैं भी आपको दिखाऊंगा। ध्यान दीजिए, एक बार मैंने क्लास में आप लोगों को यह भी बताया था कि उस व्यक्ति से बड़ा दुर्भाग्य किसी का नहीं है जिसने कभी उगते हुए सूरज का दर्शन
नहीं किया। और आधुनिकता की दौड़ में भागे जा रहे मनुष्य प्रायः ऐसे हो गए हैं कि सूर्योदय के पहले उठ ही नहीं पाते, और उठते हैं तो घर ही में रह जाते हैं, बाहर जा करके सूर्य का दर्शन नहीं कर पाते। आप कल्पना कीजिए, मान लीजिए समुद्र है, अपार जल है, पानी ही पानी है सारा। अब ध्यान दें, क्योंकि समुद्र में तो कभी कमल होता नहीं, समुद्र है तो पहाड़ पेड़ हैं होंगे। और जब दूर क्षितिज पर मान लीजिए आप इधर कहीं खड़े हैं, ऐसे समुद्र है, आप सागर को ऐसे देख रहे हैं, समुद्र दूर तक जहां तक आपकी निगाह जाती है केवल पानी दिख रहा है। इसी में जब सूरज निकल रहा हो, इसी में जब सूर्य का उदय हो रहा हो धीरे धीरे, तब जब ये धीरे से निकले तो लगता है पानी में से निकल के आ रहा है, नहा धो करके सूरज निकल रहा है, और होता है इसकी जो लाल किरणें इधर फैलती हैं ऐसे, ये पूरे पानी को सुनहरे रंग से लाल कर देती है। ठीक है, और चूंकि आप देखते हैं जहां तक निगाह जाएगी आपकी दूर तक पानी ही पानी है, पूरा पानी चमक रहा है, झिलमिला रहा है। कल्पना करो कैसा मनोहर दृश्य, कुछ पक्षी आसपास उड़ रहे हैं, सूरज के पास वहां नहीं दिखेंगे क्योंकि वो समुद्र है, दूर तक पक्षी जाएंगे नहीं। नदियां होती, नदी पर्वत पहाड़ होते, तब आप ऊपर तक चिड़िया पक्षियों को देखते, पेड़ पौधों को देखते, सुंदर फूल दिखाते। लेकिन समुद्र में केवल और केवल सूर्य ही निकल रहा है, सामने समुद्र में आप सूर्योदय देख रहे हो। दिखता क्या है इसके अतिरिक्त, अगर कहीं कुछ दिख रहा है तो कुछ कुछ बादल दिख रहे हैं आपको। ठीक है, थोड़े बहुत बादल हैं जो रह रहकर सूरज को भी ढक देते हैं कभी कभार, और फिर आगे पीछे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो कभी कल्पना करता है, देखो कैसा कितना अद्भुत दृश्य है। जो बादल सूरज के निकट आ गए हैं वो बिल्कुल लाल लाल चमकते हुए दिख रहे हैं, उनमें चमक है। जो दूर है वो हल्के से सफेद है, और जो ज्यादा दूर है वो काले दिख रहे हैं। बादलों का बड़ा समूह सूरज को ढक देता है तो एकाएक फिर छांव हो जाती है, और चला गया तो फिर जोर से उजाला। ऐसे में कवि ही स्वयं पथिक हैं, पढ़ने वाले पथिक हैं। जो भी इस कविता को पढ़े वो मान ले कि मैं ही पथिक हूँ। पथिक माने यात्री जो पथ पर चल रहा हो। आप समुद्र के तट पर नहीं है, कभी किसी तालाब के, किसी नदी के तट पर खड़े होकर देखिए सूर्योदय का दृश्य। कुछ नहीं, आप कभी अपने घरों की छतों पर खड़े होकर सुबह सुबह का दृश्य देखिए, जब सूर्योदय का समय होता है 5:30 बजे, इस समय लगभग सूर्योदय 5:30, 5:40 पर हो रहा है। तो आप सुबह उठिए, अपने घर की छत पर चले जाइए, थोड़ी देर तक टहलिए, घूमिए, और वहाँ किसी चीज में मन ना लगाइए, किसी एक वस्तु पर ध्यान देकर के न देखें, बल्कि सारी जहाँ तक आपकी दृष्टि जाए पूरे क्षितिज तक अवलोकन कीजिए, देखिए। कुछ लोग क्या करते हैं, अभी उनको इस टाइम में कह दिया जाए कि जाकर छत पर 1 घंटा बैठ जाओ, तो वो कान में ईयरफोन लगा के मोबाइल लेकर बैठेंगे, गेम खेलेंगे, गाना सुनेंगे। नहीं, सूर्योदय का समय बिल्कुल निश्चिंत हो जाने का है। बिल्कुल आप भूल जाइए कि आप भी कोई काम करते हैं या आपको कोई काम करना, बिल्कुल निश्चिंत होकर 5 मिनट का समय तो दे सकते हैं। उतने समय अपने छत पर जाइए, घर के गाँव में है, खेतों में जाइए, मैदानों में जाइए, गलियारों में घूमिए, जहाँ से सूर्योदय दिखे, जहाँ से पूरा वातावरण बाग बगीचे में जाइए, देखिए। एक दिन जाएंगे, दूसरे दिन खुद जाने का मन करेगा। अगर मन से प्रकृति का अवलोकन करते हैं तो आप अवश्य जाएंगे। ठीक है, तो जाइए, घूमिए, टहलिए, और अवसर मिले तो सूर्य नमस्कार जैसा परम दिव्य योगाभ्यास कर लीजिए, तो समझ लीजिए कि आप तो दधीची की हड्डियों वाले बन जाएंगे। खैर, तो जब बादल सूरज के पास आते हैं, अब सुबह सुबह नया नया सूर्य निकला है, सूरज की रोशनी में तो बादल जो दिख रहे हैं वो भी नए नए दिख रहे हैं। तो पथिक जो कवि है वो खड़ा है, उसको ऐसा लगता है कि ये नए नए बादल जो हैं ये माला बनाकर, एक समूह बना करके सूरज का अभिषेक करने, सूर्य को प्रसन्न करने आ गए हैं, और उसको खुश करने के लिए। सूर्य क्या है, दिन का राजा, और बादल क्या है, उसके सिपाही। देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है, आ रही रवि की सवारी। ठीक है, उसको कभी पढ़िएगा, आ रही रवि की सवारी। आप गूगल पर भी लिख करके खोज सकते हैं, मजा आ जाएगा। एक बार पढ़िएगा ध्यान से और अनुभव कीजिए क्या क्या कहा गया है उसमें। ठीक है, तो यहाँ भी कहते हैं कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। प्रतिक्षण माने हर पल,
नूतन वेश, नया नया रूप बनाकर। बादल कभी इधर टेढ़ा होता है, कभी उधर टेढ़ा होता है, कभी कोई एक कोना जोर से हवा से बहता हुआ दूर निकल जाएगा, कभी पीछे रह जाएगा। ठीक है, वही आप देखिए ऐसे बादल का एक छोटा सा गुच्छा आकाश में उड़ता है, लगता है जैसे रुई का, कपास का पाहा जा रहा है। अचानक कोई बिखरता है, फैल जाता है और काफी बड़ा दिखता है, छोटा भी हो जाता है, टुकड़े टुकड़ों में बट के अलग अलग हो जाता है। तो नया नया वेश बनता है बादल का। सुबह का समय है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया हवा चल रही है, तो कभी देखता है, कहता है प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर, हर पल नया नया रूप बना करके, रंग बिरंग निराला। और रंग बिरंगे रूप है, कुछ लाल है, कुछ सफेद है, कुछ भूरे दिख रहे हैं, कुछ काले दिख रहे हैं, रंग बिरंग निराले अद्भुत, बड़े विचित्र सुंदर अद्भुत रंगों से, विभिन्न रंगों से युक्त होकर के नया नया रूप बना करके रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिध माला। देखिए वारिध माने होता है बादल। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं, वारिध का अर्थ है बादल। बादल जो है वो सूरज के सामने ऐसे नाचते हुए से दिखाई दे रहे हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, हर पल नए नए रंग बिरंगे और निराला अद्भुत से रूप बना करके बादलों की पंक्तियां रवि के सम्मुख, रवि माने सूर्य के सम्मुख अर्थात सामने, और थिरक रही है, नाच रही है। बादलों की पंक्तियां क्या है, सूर्य के सम्मुख नया नया रूप बनाकर मानो नाचती हुई सी दिखाई दे रही हैं। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। अब देखिए मैंने अभी बताया कि नीचे नीला समुद्र है, ये सूर्य निकलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और ऐसे समुद्र में सूर्य निकलता हुआ दिख रहा है। नीले नीचे ये समुद्र आपका क्या है, नीला पानी गिर रहा है। ऊपर जो आकाश है ये भी क्षितिज तक, जहां पर क्षितिज बैठे हैं उस स्थान को जहां धरती और आकाश ऐसे झुके हुए दिखाई देंगे, तो कहते हैं क्षितिज तक। ये ऊपर आसमान भी नीला है, धरती पर नीचे समुद्र भी नीला है। तो कभी जो पथिक है, जो सूर्योदय को देख रहा है, यहाँ कहीं खड़ा होकर वो सूरज को निकलता देख रहा है, आसमान देख रहा है, समुद्र में लाल रंग उठता देख रहा है, वो कहता घर पर बैठ, घन पर बैठ, बीच में विचरण, यही चाहता मन है। कहता मेरा मन यह चाहता है कि मैं किसी घन पर, घन का मतलब भी बादल ही होता है। ठीक है, लेकिन कुछ किताबों में गलत प्रिंट हो गया है। पहला शब्द है प्रतिक्षण, कुछ स्थानों पर प्रतिरक्षण लिखा हुआ है, उसको सुधारिए। और ये घर शब्द जो लिखा है चौथी लाइन का पहला शब्द, वो भी घन होना चाहिए। घन का मतलब बादल। कभी सोचता मैं भी किसी बादल पर बैठ जाऊं। अब ये सूरज है, ये आसमान है, इधर जो बादल इधर उधर बढ़ा रहे हैं, इसी किसी बादल पर हम भी बैठ जाएं और उसके बाद इसी में घूमे, जैसे हवाई जहाज पर उसको विमान पर बैठ के घुमा जाए, मौज ले हम भी आकाश में घूमने की। कहते हैं प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिध माला। हर पल रंग बिरंगे नए और अद्भुत रूप बना बना करके बादलों की श्रृंखलाएं, बादलों की लड़ियां, बादलों के समूह सूर्य के सामने मानो नाच रहे हैं। ऊपर नीला आसमान चारों ओर दिखाई देता है, नीचे नीला समुद्र, पानी नीले रंग का दिख रहा है, उसमें सूर्य की किरण पड़ती है तो चमक उठ रही है। तो मेरा मन करता है कि घन पर बैठ, बीच में विचरूं, मैं किसी बादल पर बैठ जाऊं, क्योंकि ऊपर आकाश नीचे समुद्र, बीच में बादल ही है, तो मैं बीच में किसी बादल पर बैठ जाऊं और बीच में विचरूं। विचरूं मतलब विचरण करना, विचरण करने का मतलब घूमना टहलना। कहते मैं चाहता हूँ बादल पर बैठकर मैं भी टहल लूँ, थोड़ा सा आनंद आ जाएगा, सुबह का दृश्य देख लेंगे। तो आज हम लोग केवल इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में आपको अगला अंक इसका प्राप्त होगा। बाकी जो पिछले चीज़ें पढ़ाई गई उसको आप लोग काम में नोट करते रहिए, इसका भी भावार्थ लिख लीजिएगा, आगे जो भी होगा आपको पढ़ाया